सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन चलते जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा हो गया है। सरकार तक अभी आवाज नहीं पहुंची और आगे धरने को लेके क्या रणनीति है, उन्हीं सब चीजों को लेके भाई जानने की कोशिश करें। नमस्कार सर, आपका नाम और कहां से? हाँ, मेरा नाम वेटरन टीकम सिंह है। मैं जिला बिजनौर से यहाँ धरने पर आया हूँ। जो साबका समिति के बैनर तले यहाँ पर आज धरने का पूर्व सैनिकों 38वां दिन है और ये हमारा देश व्यापी धरना चल रहा है। 38 दिन हमें यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं। 20 तारीख को यहाँ एक बहुत बड़ी जो है धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पूरे देश से पूर्व सैनिक आए थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। उसके बाद निर्णय लिया गया कि हम बारी बारी सर जो है स्टेट के और हर जिले का जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आज 38वां दिन है और आगे भी इसी तरह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है कि देश के हर जिले में 3 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में धरना किया जाएगा और वहां पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, माननीय रक्षा मंत्री जी के नाम से वहां हर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा और वहां पर पूरे जिले के पूर्व सैनिक, वहां पर पूर्व सैनिकों की विधवाएं यानी वीर नारी, उनके परिवार वहां पर इकट्ठे होंगे, जो बहुत भारी संख्या में वहां पर तादाद रहेगी। तो मतलब इस बार जो महिलाएं हैं, जो वीरांगना है, वो भी शामिल हो रही है? हाँ, देखो सभी शामिल हो रही हैं। आज भी हमारे यहाँ तमिलनाडु से काफी जो है लोग आए हुए हैं। तमिलनाडु यहाँ से बहुत दूर है, उनके साथ उनके परिवार भी आए हैं, कुछ वीर नारी भी आई हैं। जबकि इतनी दूर तमिलनाडु है और यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, तो इससे ये विदित होता है कि धरना प्रदर्शन जो है हमारा बहुत ही मजबूत चल रहा है और ये पूरे देश में आवाज जा रही है। और 3 तारीख के लिए मैं पूरे देश के पूर्व सैनिकों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हमारी जो OROP 1 ये हुई थी, जितने पूर्व सैनिकों के लिए ये OROP बढ़ाई गई है, जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेवाड़ी के जो रैली थे उसमें जो है पूर्व सैनिकों से वादा किया था कि मैं उन्हें OROP दूंगा। उन्होंने दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पूर्व सैनिकों को जो है OROP दी, लेकिन हमारे जो समिति थी, जो OROP की समिति थी, जो उन्होंने गठित करी थी या सरकार ने गठित करी थी या रक्षा मंत्रालय से गठित हुई थी, उन्होंने बहुत बड़ा भेदभाव किया है जो अधिकारियों के बीच में और पूर्व सैनिकों के बीच में किया गया है। तो सर इतने लंबे आंदोलन तो अभी तक मोदी सरकार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। देखिए, हम लोग कर रहे हैं, शांति पूर्वक आंदोलन चल रहा है। हम पूर्व सैनिक हैं और बहुत ही अनुशासन में हम रहने वाले व्यक्ति हैं और आप जानते हैं कि अनुशासन वाला आंदोलन थोड़ा लेट तक चलता है, लेकिन सरकार तक आवाज पहुंच जाती है, क्योंकि हम सामान्यतः रूप से अपनी विसंगतियों के बारे में कर रहे हैं जो जायज है। सरकार को भी पता चल चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल चुका है कि हाँ, इनके साथ भेदभाव हुआ है। तो सर जो पूरे भारत में एक माहौल बना हुआ है कि भाई अगर कोई मोदी सरकार के विरोध में जाता है तो उन पर आरोप लगते हैं कि ये विपक्ष की चाल है या जो चुनाव आ रहे हैं इस वजह से ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये विपक्ष की आवाज है या हम उनके विरोध में जा रहे हैं। हम सरकार के विरोध में नहीं जा रहे हैं, हम सरकार से अपने हक मांग रहे हैं और हक मांगना जरूरी है। हक मांगने से ही पता चलता है जो हमारा हक है। तो सरकार के पास तक आवाज कैसे जाएगी जब हम यहाँ बैठेंगे नहीं, जिलों में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे? क्योंकि ये संविधान के अंदर एक नियम बन चुका है कि अगर जो किसी को सरकार से कुछ लेना है तो आपको जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। सामान्यतः रूप से शांत आवाज से नहीं दी जा सकती। और हम पूर्व सैनिक हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कार्य हो वो अनुशासन में होना चाहिए। नमस्कार सर। OROP 1 में जो विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। आप कहाँ से आए हो सर? हाँ, मेरा नाम हरज्ञान सिंह है, मैं बिजनौर से आया हूँ और मैं जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कानों तक इस आवाज को पहुँचाना चाहता हूँ। जो हमारी OROP में ये विसंगति दूर हुई है, इसको जरूर दूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और मोदी जी जब हमें अपना परिवार मानते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें बहुत यकीन है कि वो हमारी आवाज को जरूर सुनेंगे
उनके कानों में ये बात डालने के लिए हम जंतर मंतर पर आए हैं। और सर अगर समय ज्यादा लगता है तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, समय कितना भी लगे, हम पूर्व सैनिक हैं। देश में जब सेना में थे तब भी हम नहीं डरते थे, और कितना भी लगे, महीने 6 महीने जितने भी लगेंगे, हम ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के पूर्व सैनिकों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि छोड़ दो दूसरों की चाटुकारी करना। जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है, वो आरोपी 1 की रिपोर्ट के लिए जो हमारी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है बेहद जिम्मेवार है। इस भेदभाव के लिए बेहद जिम्मेवार है, उसने हमारे साथ ये भेदभाव किया है। अब ये जो धरना चल रहा है, ये पूर्व सैनिकों का धरना है, इसमें किसी अफसर का नहीं है, बल्कि सारे जेसीओ और जवानों का धरना है। जेसीओ और जवान जो है वो एक समान होते हैं। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि जाग जाओ, जो भी सोए हुए हैं, जो अपने कारोबार में लगे हुए हैं, जो अपने परिवारों में बैठे हुए हैं, वो जितने जेसीओ हैं, जो ऑर्डिनरी हैं, खड़े हो। आप लोग कहते हैं हमारा कुछ नहीं बढ़ा, वो आरोपी में कैसे बढ़ेगा? जब तुम सड़क पर नहीं आओगे, जब बाहर नहीं आओगे, धरने में नहीं आओगे, तो आपका कैसे बढ़ा के सरकार दे देगी? आपको इसमें आना पड़ेगा। 3 तारीख के धरने में आपको सबको आना चाहिए, अपने सब घर छोड़ के अपने परिवार के साथ वहां पर हर कलेक्ट्रेट में आना चाहिए, तभी तो आपकी आवाज बुलंद होगी। मैं सभी जेसीओ से कहता हूँ, सो मत, किसी के कहने में मत चलो। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो है या अन्य कुछ लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम किसी के कहने में नहीं आना चाहिए हमें, और हमें कलेक्ट्रेट में ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरने पर पहुंचना चाहिए। तो सर ऐसा भी हो रहा है कि जैसे जो बड़े अधिकारी हैं आर्मी के, वो इस पक्ष में भी नहीं है और सोशल मीडिया में भी कह रहे हैं कि इस आंदोलन को खत्म कर दो। देखिए, यदि उनकी ये सोच है तो ये बहुत गलत सोच है। यानी कि उनको कहीं ना कहीं डर है कि भाई जो फौज में जो चल रहा था अधिकारी और सैनिकों के बीच का, वो भी भेदभावना सामने आ जाए, या इनको बराबर का सम्मान न मिले। ये नहीं, सम्मान की बात नहीं, हम सम्मान करते हैं अपने अधिकारियों का, आज भी सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर ये है कि जो उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है, जो उन्होंने ओआरओपी के अंदर जो फैक्टर है उसका, जो 2.81 से अपने लिए पेंशन बनाई है और 2.57 से इन सैनिकों के लिए, इन जवानों के लिए जो बॉर्डर पर गोली खाते हैं, जो परिवार छोड़कर वहां पर रहते हैं, उनके लिए पेंशन बनाई है। एमएसपी जो जवान को मिलनी चाहिए थी, मिलिट्री सर्विस पे जवान को मिलनी चाहिए थी, वो उन्होंने अफसरों ने अपने नाम कर ली। जवानों को क्या दिया? जवानों को बहुत कम दिया। जवानों की विधवाएं बेचारी देखो, उनसे देखो, यदि आप पूछो तो क्या चलता है 9,000, 10,000, 12,000 में? क्या जवान की विधवा जो है वो अपने परिवार का खर्चा चलाती है? सैनिक आता है, सैनिक तो कोई दूसरा काम भी कर लेता है पेंशन से। अब उस बेचारी को जो है 60% केवल पेंशन मिल रही है, जबकि उसकी पेंशन बल्कि 100% होनी चाहिए या 75% होनी चाहिए। क्या है फैमिली पेंशन? क्या होती है फैमिली पेंशन? अरे जवान मर गया, जब पति पत्नी दोनों को मिलती है तो उसके बाद पत्नी को उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए जितनी उस जवान को मिली है, क्योंकि उसका खर्चा ज्यादा पड़ जाता है। एक विधवा जो है कोई जाकर नौकरी नहीं कर पाती है, बल्कि अपने घर में अपने यदि पेंशन मिलेगी तो अपने परिवार का वो गुजारा कर सकती है। मैं सरकार से, आपके चैनल से ये भी निवेदन करता हूँ कि जहां पर एक पूर्व सैनिक जितनी पेंशन पे स्वर्गवास होता है, वही पेंशन उसकी वीर नारी को मिलनी चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन है। तो भाई ये सब बातें हैं और लगातार आंदोलन जारी है। अब देखना ये होगा कि भाई सैनिक और सरकार के बीच में कब बातचीत होती है, कब इस समस्या का हल निकलता है। तो भाई आगे वीडियो ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।